गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ब्रिक के बारे में, यानी किडनी के बारे में पढ़ा था। ये आपका है दूसरा पार्ट, ठीक है। ये क्या चल रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। क्या चल रहा है? उत्सर्जन तंत्र का। यह है आपका दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था किडनी के बारे में कि किडनी हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर हमारे शरीर में किडनी अगर नहीं रहती है तो वो देखो, किडनी जो होता है कि शरीर को गंदगी को बाहर करता है। शरीर में जो गंदगी होता है उसे बाहर करता है। जैसे गंदगी हम लोग क्या करते हैं, है ना, जैसे पसीना हमारी आ रही है ना, तो ये भी हमारे शरीर से गंदगी को बाहर करता है ना। तो हमारे शरीर से जो उत्सर्जन अंग जो होती है, उत्सर्जी अंग, जो अंग हमारे शरीर से यानी गंदगी को बाहर निकालता है उससे बोलते हैं उत्सर्जी अंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग में एक था, सबसे पहले था फेफड़ा, है ना, कि फेफड़ा जो होता है वो हमारे वाष्प को निकालता है। क्या निकालता है? वाष्प। वाष्प जैसे हम लोग ठंडी के समय क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो हवा निकलती है ना, वो धुआं हम लोग बोलते हैं। बचपन में खेलते थे उससे कि देखो हम धुआं निकाल रहे हैं अपने में से, हम अपने अंदर से धुआं निकालते हैं। तो ऐसे फूकते थे ना, तो वो धुआं निकलती है। वो हम लोग का पता चलता है ठंड के समय में। देखो अभी भी निकलती है, लेकिन अभी इतनी गर्मी है, इतनी टेम्परेचर ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो पता नहीं चलती है ना। इसलिए अगर गर्मी ठंड के समय आप देखिएगा ऐसे फेंकेगा तो आपको धुआं निकलेगा, सुबह सुबह ज़्यादा और निकलता है, ठीक है। तो वाष्प पे निकलता है। और क्या निकलता है फेफड़ा से हमारे शरीर में? वो निकलता है CO2 को, गैस बाहर निकलता है, CO2 को बाहर निकलता है। हम लोग के शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके बाद CO2 को ये उत्सर्जन कर देता है, ठीक है। फिर ये बलगम भी निकलता है। बलगम जैसे है ना, बलगम, ये बलगम को ही बाहर निकलता है। जैसे जिसे खखार बोलते हैं ना, बलगम होती है, इससे भी बाहर निकलता है ना, क्योंकि फेफड़ा में हो जाके बन जाते हैं। जैसे कफ बोलते हैं कि कफ हो गया है, तो बलगम को भी वो बाहर निकलता है। वो किससे निकलता है? तो वो निकलता है फेफड़ा से निकलता है, ठीक है। और त्वचा था, त्वचा, स्किन, स्किन से निकलता है पसीना, स्किन से निकलता है पसीना निकलता है। और निकलता है सीबम, सीबम निकलता है। पसीना तो आप जानते हैं पसीना होता है। सीबम होता है हमारे शरीर में तेलीय एक पदार्थ, जैसे तेल देखो यहाँ पे है ना, तेल अगर 1-2 घंटा बाद इसको करेंगे तो तेल आ जाती है हमारे शरीर में, है ना। ये फेस पे तेल आ जाती है, यानी नाक पे ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे जो तेल होती है ये ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि है ना, यहाँ पे ये ज़्यादा दिखाई देती है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं तेलीय पदार्थ, यानी इसे बोलते हैं सीबम बोलते हैं, है ना। सीबम हमारे शरीर में, हमारे माथा में भी निकलती है, सिर में भी निकलती है सीबम, ठीक है। यानी हर जगह पे अगर आप ऐसे भी इधर कीजिएगा, हाथ में कीजिएगा, तो सीबम कुछ नहीं आएगी, ठीक है। तो हर जगह पे सीबम निकलता है। तो ये त्वचा से निकलती है। ये भी हमारे शरीर में एक उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी मतलब जो हमारे शरीर में वेस्टी पदार्थ है, जिसे हमें शरीर का अब ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लें हम ए मार्कर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ए मार्कर अगर ख़राब हो जाती है या तो अगर इसका इंक ख़त्म हो जाती है तो इसे फेंक देंगे। लेकिन ए मार्कर है ना, यूजलेस है, इसमें दोबारा हम इंक डाल के यूज़ कर लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे पेन, एक पेन आती है जिसे बोलते हैं लिखो फेंको, ना, लिखो और फेंक दो, तो वो उसमें क्या होती है, इंक खत्म होती है। इंक खत्म होने के बाद उसमें उसको फिर यूज़ करने खत्म हो गया तो उसको फिर फेंक देते हैं, उसे यूज नहीं करते हैं। जैसे कॉपी, आप रफ़ कॉपी बनाते होंगे, तो रफ़ कॉपी जब बनाते हैं, अगर रफ़ कॉपी भर गया, ख़त्म हो गया, तो उसे फिर हम लोग फेंक देते हैं, उसे रख देते हैं, ठीक है ना। और वो हमारी काम की नहीं आती है। फिर हम दूसरी कॉपी खरीदते हैं, फिर दूसरी है ना, उस पर अपना नोट कॉपी बनाते हैं, उस पर है ना, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा जो होते हैं तो हम लोग बहुत क्या कहते हैं, बच्चे बेच भी देते हैं, है कि ना, ऐसे करके। तो जो हमारे शरीर में, यानी जो हमारे हम लोग के लिए जो आवश्यक नहीं है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं, उससे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जो 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 अंग इसमें भाग लेता है उसे तंत्र बोलते हैं, और जो पदार्थ बाहर निकलती है उसे उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पे होता था यकृत। यकृत भी एक है उत्सर्जी पदार्थ का अंग है। ये क्या करता है, ये अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। क्योंकि हमारे शरीर में जो एमिनो अम्ल बनता है, जो हम लोग, जैसे हमारे शरीर में खाना खाएं, खाना खाने के बाद फिर हवा लिए, पानी लिए, ये सब जो जाती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, पूरे शरीर में जहाँ जहाँ सेल है, ऐसा तो पूरे बॉडी में सेल है, पूरा बॉडी हमारे सेल से बना है, सभी जगह सेल में जाता है, तो उसके अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद
वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है, तब वहाँ पे है ना CO2 यानी ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे, फिर मिलता है भोज्य पदार्थ मिलता है उसको, है ना, भोज्य पदार्थ मिलता है, फिर जल मिलता है ना, ये सब जब मिलता है तब वहाँ पे भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद बनता है एमिनो अम्ल बनता है, ठीक है, ATP बनता है। जब ATP बनता है, ATP बनने के बाद हम लोग का वो काम करता है, हम लोग को ऊर्जा के रूप में काम देता है, ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा के रूप में वो काम देता है। तो उसके दौरान हमें अमोनिया बनती है, ठीक है, क्योंकि वही क्या बोलते हैं, अमोनिया यानी अमोनिया अम्ल से सॉरी कहते हैं एमिनो अम्ल से वो बनता है, अमोनिया बनता है। उसके बाद फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, कन्वर्ट कर दिया। यूरिया हमारे शरीर के लिए कम हानिकारक होती है ना। अगर अमोनिया जो होती है वह बहुत हानिकारक होती है। अगर डायरेक्ट हम लोग अगर हमारे शरीर में अगर अमोनिया अगर रह जाए तो हमारी ब्लड, क्योंकि यूरिया जो होती है ये ब्लड में घूमते रहता है ना, ब्लड में घूमते रहता है, और जब एक किडनी में जाता है तब इसे छान के अलग कर दिया जाता है। जैसे चोर क्या होता है, चोर पूरे बाजार में घूमते रहेगा, है कि नहीं, लेकिन जहाँ पे पुलिस थाना रहता है वहाँ पे पास करेगा तो पकड़ा जाता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे पास है, वहाँ पे थाना है, वहाँ पे पकड़ा जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि कोई बाइक है, बिना क्या है उसके पास ना तो लाइसेंस है, ना ही तो उसके पास हेलमेट है, और ना ही तो उसके पास जूता पहना हुआ है, ये सब कुछ नहीं पहना हुआ है। अब वो पूरे बाज़ार में घूम लेगा, हर जगह घूम लेगा, लेकिन जहाँ पे चेकिंग लगा रहता है वहाँ पे धरा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जांच करने वाला होता है। इसी तरह से ब्लड में क्या होता है, यूरिया पूरे शरीर में घूम लेता है, जहाँ जहाँ है तो वहाँ घूम लिया, लेकिन जैसे ही किडनी में जाता है, किडनी और धर के अलग, अरे तोरा तो खोजे रहते इधर आओ इधर, इसको अलग कर लेता है, ठीक है। तो अगर अमोनिया डायरेक्ट हम लोग का शरीर में अगर ब्लड में घूमे तो ब्लड की नसों को फाड़ देगा, है ना। इसीलिए यकृत उसे चेंज कर देता है अमोनिया में, यूरिया में चेंज कर देता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो था वो था हम लोग का ब्रिक, है ना, किडनी, इसे हिंदी में बोलते हैं ब्रिक, है ना, किडनी होता है इंग्लिश में। किडनी क्या करता है, किडनी हम लोगों को यूरिया बनाता है, यानी यूरिया को बाहर निकालता है, छानता, ये बनाता नहीं है, ये छान के अलग करता है। ये हमारे शरीर में गंदगी होती है, गंदगी को क्या करता है, अलग करता है। यूरिया जैसे मान लो कोई व्यक्ति ना दवा खा लिया, तो दवा खा लिया तो दवा को भी ये निकाल देता है, क्योंकि जो दवा कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं वो पूरी कैप्सूल हम लोग का शरीर में प्रयोग नहीं होने देता है ना। ये बड़ी खतरनाक है। ये कहता है कि अगर अनजान व्यक्ति मिल गया ओकरा सीधे अलग कर देगा। तो दवा हम लोग कभी कभी खाते हैं, रोज़ दवा नहीं खाते। जैसे बुखार कभी लग गया, कभी दर्द कभी हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, है कि नहीं, तब हम लोग दवा खाते हैं। जब दवा खाते हैं तो दवा हमारे शरीर में एक नया आदमी, नया मेहमान बन के जाता है हमारे शरीर में। तो नया मेहमान के बन के जाता है तो पूरे ब्लड में तो घूम जाता है ना, पूरे ब्लड में घूम लिया, जहाँ जहाँ जरूरत है उसको ले लिया। लेकिन जब जैसे ही जाता है किडनी के पास जाता है तब कहते हैं अरे भाई तू ये कहाँ से आ गया, तुमको कौन इधर बिठाया, है ना, ओरा साइड कर देता है ना। यानी हमारे शरीर में ज़्यादा दवा हम लोग का यूज लेते हैं, वो आधा दवा यूरिया बाहर निकाल देता है, यानी किडनी बाहर निकाल देता है, बाकी आधा दवा हमारे शरीर का यूज होती है, ठीक है। चलो, है ना। और क्या करता है ये यूरिया को, मेनली यूरिया को बाहर निकालता है, क्योंकि यूरिया बहुत खतरनाक है। अब ब्रिक तो हम लोग देख लेते हैं, पहले पार्ट में ब्रिक जो होता था वो कैसे काम किया, कैसे कैसे क्या होता है वो सब देख लेते हैं। ब्रिक में जो होती थी वो ब्रिक होती है दो, यानी किडनी जो होती है दो को होती है, हर व्यक्ति में दो होती है, एक यहाँ पे देखो इधर, लेकिन ये राइट साइड वाला किडनी होता है वो जरा सा नीचे होता है, जरा सा नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे होती है लीवर होने की वजह से उस पर जरा सा बाहर आती है, तो वो किडनी जरा सा नीचे होती है, ठीक है। अब ये किडनी ऊपर, यानी लेफ्ट हैंड वाला किडनी जो होती है वो जरा सा ऊपर होता है, ठीक है। अब देखो किडनी का जो भार होता था वो था 140 ग्राम का था, हर किडनी 140 ग्राम का होता है, यानी लमसम 150 ग्राम का एक किडनी। अब दो किडनी है तो कितना हुआ, 300 ग्राम का हो गया, ठीक है। चलो, किडनी में बहुत सारे नलिका गई थी, है ना, बहुत सारे नली गया था। किडनी जो था इस तरह से किडनी था, ऐसे, ठीक है, ऐसे था, है ना, किडनी से था, तो इसमें बहुत सारे नसें गए थे अंदर, इसमें इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे जो होता है इससे बोलते हैं, है ना, इस तरह से जो होती थी इससे बोलते हैं, ये जो पिरामिड की तरह दिखाई देता है ना, इस पिरामिड को बोलते हैं हम लोग मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला के अंदर बहुत सारी नसें होती है, बहुत पतली पतली नसें गई होती है ना। तो जब उसे जूम करके देखा गया तो वो दिखाई दिया इस तरह से कि वो नसें जो था वो बिल्कुल इस तरह से शेप में वो है ना। इससे बोलते हैं, वो नसों को बोलते हैं, यानी मेडुला के अंदर जो नसें था उससे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं,
नेफ्रॉन बोलते हैं। वो जो नसें था वो था नेफ्रॉन था, ठीक है। अब इन नेफ्रॉनों की संख्या हमारे शरीर में होती है कम से कम 10 लाख होती है, ठीक है, 10 लाख, यानी 1 मिलियन होता है। कितना होता है? 1 मिलियन, 10 लाख होती है हमारे शरीर में। ये जो मेडुला के अंदर जो नसें था, वो नसों को जब देखा गया तो उसको जब छोटा, क्योंकि बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, उसे जब जूम करके देखा गया तो वो इस तरह से वो दिखाई दिया कि भाई इस तरह से होती है। और मेनली जो काम करता है वो काम करता है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में अगर कहा जाती है तो यानी अगर किडनी का मेन काम करने वाला कौन होता है, तो मेन काम जो करता है वो करता है नेफ्रॉन। यानी इसीलिए कहा जाता है कि वृक्क का क्रियात्मक, क्रिया मतलब काम करने वाला, है ना, क्रियात्मक और रचनात्मक, अगर नेफ्रॉन अगर नहीं रहेगा तो वृक्क का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि वृक्क तो एक बाहरी सा एक क्या खोल है कि नहीं। वृक्क बाहरी सा, जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं, तो अगर हम डेट कर जाएंगे, हमारी बॉडी डेट कर जाएगी, तो शर्ट का कोई काम रहेगा? इस शर्ट का कुछ काम नहीं रहेगी। इसी तरह से अगर किडनी में अगर वृक्क न रहे तो किडनी किसी कोई काम का नहीं रहेगा, वो कोई उसका कोई काम नहीं रहेगी, ठीक है। तो यानी इसीलिए कह सकते हैं कि किडनी का क्रियात्मक तथा रचनात्मक, क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई मतलब सबसे छोटी चीज़ों को इकाई बोलती है, सबसे छोटी चीज़ों को इकाई बोलती है ना। तो सबसे छोटी वृक्क में क्या है, तो सबसे छोटी यही दिखाई दिया, क्या दिया? नेफ्रॉन दिखाई दिया। यानी क्रियात्मक मतलब वृक्क का, यानी वृक्क का काम करने वाला जो भाग था उससे बोलते हैं नेफ्रॉन, और उसी के सहारे ये इसका भी बना गया है ना। यानी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कौन है, तो वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। वृक्क का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, यानी इकाई मतलब सबसे छोटी अंग, उससे बोलते हैं इकाई, ठीक है। तो सबसे छोटे अंग क्या हो गया? नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉनों की संख्या होती है 10 लाख, किसी भी व्यक्ति में नेफ्रॉनों की संख्या 10 लाख होती है, लमसम, है ना, 1 मिलियन होता है, ठीक है। वो बहुत होती है, वो पतली पतली नसें होती है, नसें इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं किडनी यानी नेफ्रॉन के बारे में, है ना, क्योंकि ये नेफ्रॉन जो होती है वो होती है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन होती है किडनी के अंदर। यानी अगर कहा जाता है तो नेफ्रॉन हुआ किसमें? मेडुला के अंदर। मेडुला में जो पिरामिड की तरह जो दिखाई देता है वो होता मेडुला। मेडुला के अंदर बहुत पतली पतली नसें था, वो दिखाई दे रहा था कुछ इस शेप का, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आज हम लोग पढ़ेंगे। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का क्रियात्मक और रचनात्मक, यानी क्रिया मतलब किडनी का काम करने वाला भाग नेफ्रॉन है, और रचनात्मक मतलब उससे बनाया है, अगर नेफ्रॉन से ही किडनी बना है, ठीक है, नेफ्रॉन से ही, नहीं रचनात्मक भी क्या है? नेफ्रॉन ही है। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन का। देखो ये जो आपको मोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये जो ऐसे नसें गई, ये सब नस है, ये सब क्या है? ये देखो, ये भी नस है, ये भी नस है। इस नस को बोलते हैं अभिवाही धमनियाँ, अभिवाही धमनिका इसे बोलते हैं, ठीक है, धमनिका। क्योंकि धमनी से होता है, हमारे हृदय से जब रक्त निकलता है तो वो धमनी में जाती है, महाधमनी में, महाधमनी से जाता है धमनिका में, धमनिका से जाता है छोटी धमनी में, उसके बाद जाता है रक्त केशिका में, केशिका से जाता है फिर छोटी शिरा में, छोटी शिरा से शिरा में, शिरा से महाशिरा से फिर वापस हृदय में चला जाता है। तो ऐसे ब्लड घूमते रहता है, ठीक है। तो जब अगर रक्त निकलता है तो वो कहाँ जाती है? क्योंकि प्रेशर से जाता है, कहाँ आती है? यहाँ पे आई, यानी नेफ्रॉन में आया। ये है नेफ्रॉन, ये क्या है? नेफ्रॉन। यानी किससे आता है? तो अभिवाही धमनिका से आती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका काम, यानी इसका काम क्या है? नेफ्रॉन का काम कह सकते हैं। तो नेफ्रॉन की बेसिकली क्या है? वृक्क का अंदर है। नेफ्रॉन किसका अंदर है? तो ये है वृक्क का अंदर, यानी कह सकते हैं वृक्क का कार्य, है ना। वृक्क का कार्य क्या है, यानी इसका कार्य क्या है ना। वर्क ऑफ किडनी, किडनी का क्या काम है, ठीक है। तो किडनी जो काम करता है वो 3 तरह से, उसको 3 पार्ट में काम करता है। किडनी जो काम करता है वो 3 पार्ट में काम करता है, ठीक है ना। देखो किडनी का ये जो मोटी जो नस है, इससे बोलते हैं अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका ये है अपवाही धमनिका, क्योंकि ये पतली है, ये है अपवाही धमनिका। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे कटोरा टाइप का, है ना, इससे बोलते हैं बोमैन संपुट बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, बोमैन संपुट बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बोमैन संपुट किसका भाग है, तो किडनी का। बोमैन संपुट किस में होता है, तो नेफ्रॉन होता है, क्योंकि ये नेफ्रॉन में होती है बोमैन संपुट, ठीक है समझे। अब इसमें ये जो ऐसे पूरा घुमावदार किया गया है, ये पूरे नसें हैं, ये बहुत नसें घुमा हुआ है, बहुत नसें घुमा के एकदम कुछ कैसे स्प्रिंग होती है उसी तरह से पूरा घुमाया हुआ ये नसें हैं, है ना। ये इसमें पूरे नसें हैं, ये सब घुमा हुआ, ठीक है। ये क्या है, नसें हैं। इसे बोलते हैं ग्लेमेरुलस या केशिका गुच्छ। केशिका मतलब होती है बहुत पतली नस, जिसे जैसे मच्छरदानी क्या होती है, आर पार हम लोग हवा आर पार हो सकती है ना, और भी चीज़ आर पार हो सकती है, जैसे पानी आर पार हो जाएगी, है ना। तो वो क्या होती है, केशिका मतलब होता है कि एक जगह से नहीं उस जगह से पार, जैसे एक कपड़ा से पानी भी पार हो जाएगी। तो केशिका जो होती है वो कपड़ा जैसा होती है, क्योंकि इससे पानी पार होती है और भी बहुत कुछ इससे पार हो सकती है ना, जैसे चाय, हम इसे छान सकते हैं, चाय वगैरह, है ना, पानी को छान सकते हैं, है ना, तेल वगैरह भी कुछ छना सकता है इससे। तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ है वो उसे छान सकते हैं। तो ये क्या है, केशिका गुच्छ। केशिका मतलब होती है कि छानने वाला, ठीक है। तो ये होती है। उसके बाद क्या होती है, एक कुंडलित हो गया, क्योंकि है ना, क्योंकि घुमा हुआ है इसीलिए बोलता है कुंडलित नलिका, इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आएगा, है ना, ये है हिनले का, है ना, ये है हिनले का चाप होती है। तो हिनले का चाप एक बार नीचे आएगा तो उससे बोलते हैं अवरोही चाप, क्योंकि नीचे आती है ना। देखो यहाँ से रक्त यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा रक्त, ठीक है। रक्त यहाँ से नहीं आती है ना, ये रक्त नहीं होती यहाँ से, रक्त क्योंकि इधर चले जाता है, ठीक है। यहाँ से जो बाकी जो कचरा होता है वो निकलती आती है, इधर आती है, ठीक है। तो ऐसे आएगा, ऐसे दिया घूमते हुए इधर आएगी, है ना, इधर से फिर आएगी, इधर आएगी, ऐसे आगे जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसमें एंट्री कर जाएगा, ठीक है। फिर वो आगे मूत्रवाहिनी में चला जाता है, ठीक है। तो मैं सबके एक एक करके इसका आगे समझाता हूँ कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वृक्क का जो काम है, वो इसका काम पहला क्या है, देखो पहला जो इसका काम है उससे बोलते हैं ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब होता है छनना, फिल्ट्रेशन मतलब छनना। रक्त जो होती है यानी ब्लड जो होती है वो आती है ये अभिवाही धमनिका होती है, मोटी होती है, किससे, अपवाही धमनिका से ये मोटी होती है, ठीक है। अब यहाँ से आती है इसमें, है ना, अभिवाही धमनिका से, धमनी से आती है रक्त, क्योंकि हृदय से जब प्रेशर मारता है तो धमनी से होते हुए आती है। तो धमनी से होते हुए आया कहाँ, किडनी में आया, यानी कि नेफ्रॉन में आया, नेफ्रॉन से आया, नेफ्रॉन में आने के बाद इसमें आती है, ठीक है। एक क्या है, यह है ग्लोमेरुलस नलिका, ग्लोमेरुलस है ये जो पूरा कुंडलित आपको दिखाई दे, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। तो इसमें आता है। अब इसमें बहुत घुमावदार है, एक नस है, ये बहुत घुमा हुआ नस है। तो इसमें रक्त जाएगी, है ना, रक्त जा रही है, और इसमें बहुत आता है रक्त, है ना। और ये जो नस है ये पतली नस है। अब पतली नस है तो इससे तो बहुत प्रेशर में, क्योंकि उधर से हृदय बहुत जोर से धकेल रहा है ना। जैसे मान लो, है ना, एक दरवाज़ा बाहर निकलने वाला बहुत छोटा दरवाज़ा है और इन्हें बहुत बड़ा दरवाज़ा है, इन्हें से आदमी बहुत ढकेल रहा है ना, अरे चल रहे ढकेल रहा है, और छोटा उधर दरवाज़ा है तो आदमी निकलेगा तो एक दो आदमी निकलेगा उस दरवाजे से, है ना। लेकिन इधर से आगे एक बार में 10 गो आदमी एंट्री कर रहा है, तो उस जगह पे जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, है ना, एकदम पूरा एकदम ठेंचा जाएगा ना हर जगह, तो है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि इधर वाला होता है नस मोटा होता है और ये नस होती है पतली होती है। अब इन्हें से रक्त बहुत कम निकलता है कि नहीं, और इन्हें से बहुत, क्योंकि प्रेशर में उन तो हृदय तो भी अपना काम कर रहा है ना, प्रेशर से फेंक रहा है, ओरा का पता है कि यहाँ जाम लग रहेगा, है ना, वो तो फेंक रहा है कि अरे कहाँ गया, अरे कहाँ जाके जाम कहाँ फंस गया, है ना। तो वो प्रेशर से फेंकते रहता है। अब यहाँ पे आया, है ना, तो ये क्योंकि ये भी नस बहुत घुमावदार होती है। तो इसमें आने के बाद क्योंकि रक्त में होती है जल, क्या होता है, रक्त में जो होती है वो होती है, सबसे पहले तो जल होता है, ठीक है, जल होता है। उसके बाद होता है यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया। फिर आता है ग्लूकोस हो गया, ठीक है।
प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हो गया। सोडियम, सोडियम होता है। पोटेशियम होता है। लवण है ना, लवण की मात्रा जैसे नमक है ना, लवण नमक जैसे हम लोग नमक भी खाते हैं तो नमक भी सब होती है हमारे शरीर में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ों में और क्या होती है, प्रोटीन भी होती है। प्रोटीन हमारे ये सब ब्लड में होती है ना। अब ये सब लेके ब्लड जो होता है इसको पूरा लेके घूम रहा है, सगरों घूम रहा है हाँ। अब घूम रहा है, अब चेकिन कहाँ लगा है, तो चेकिन लगा हुआ है किडनी में लगा हुआ। जैसे यहाँ पे किडनी में आएगा तो चेकिन लगा हुआ कि अरे यार ये सब कहाँ तो नहीं जा रहे, इतना पार्टी इतना के लेके कहाँ सब जा घूम रहा है रे, है ना। किसको पूछेगा, रक्त के पूछेगा कि इतना लेके कहाँ सब घूम रहा है ना, इतना आदमी के। तो ओकरा में से देखो जल, यूरिया है ना, यूरिक अम्ल और ग्लूकोज, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं। और देखो ये है ना पोटेशियम, क्या सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब होते हैं प्रागमय। प्रागमय मतलब होता है प्रागमय, प्रागमय होती है जो पार कर जाती है, जिसे बोलते हैं कि वो पार है ना, पार कर है ना, कर जाने वाली, पार कर जाने वाली चीज़ों को बोलती है प्रागमय होती है। जैसे आप चाय छानते हैं, है कि नहीं, चाय छानते हैं तो चाय अगर छानिएगा तो प्रागमय होती है। जैसे क्या, पानी, दूध है ना, ये सब जो होती है चाय आप बनाते हैं तो दूध जो होती है वो प्रागमय होती है। तो जब उसे छानिएगा तो वो पार हो जाएगी। लेकिन चाय पत्ती हो गया या कड़ी पत्ता हो गया या चरपत्ता बोलते हैं, ये सब होती है अपरागमय होती है। ये सब वो छन्नी से नहीं छनेगा, वो छन्नी के ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो जो पार हो जाती है उसे बोलते हैं प्रागमय बोलती है, ठीक है। और जो नहीं पार होता है उससे बोलते हैं अपरागमय बोलती है, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, बाकी जो बच गया देखो प्लाज्मा, लवण और प्रोटीन है ना, ये सब कुछ चीज़ें देखो। ये जो ग्लूकोज भी है ना, ये भी कुछ चीज़ों नहीं पार होता है, ठीक है। ये सब चीज़ ये सब होती है अपरागमय, अपरागमय, ये सब उस छन्नी से नहीं छनाता है। देखो यहाँ पे क्योंकि नसें हैं, इस नसें में बहुत पतली पतली छिद्र होती है, छनाने के बाद ये सब छनती है। तो क्षमता क्या क्या है, क्षमता देखो ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज आगे बढ़ जाता है, यानी इस नशे में आ जाती है छना के, यानी क्षमता नहीं है, यानी आगे बढ़ जाता नहीं छनता है। कुछ ग्लूकोज होता है वो छनने के बाद नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये जो नशे है ना, ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वुमन संपुट की ये जो दीवारें हैं, ये भित्ति जो होती है ये छिद्र होती है, इसमें होती है बहुत पतली पतली छिद्र होती है। छनाने के बाद यहाँ पे गिर जाएगी, है ना, यहाँ पे ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो क्या क्या गिरता है, तो यहाँ पे गिरता है जल, क्योंकि पानी तो भाई ऐसे भी है ना वो छनाने वाला होता है, छन जाता है। यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब छन के नीचे आ जाती है, ठीक है। उसके साथ कुछ छनता है क्या, ग्लूकोज छनता है, क्या छनता है, ग्लूकोज भी छन जाता है। बाकी नहीं छनता क्या है, प्लाज्मा नहीं छनेगा, है ना, वो नहीं छनता है, वो ऊपर ही टंग जाएगी, है ना, तो पार हो जाएगी इधर। लवण भी नहीं क्षमता है ना, प्रोटीन भी नहीं, तो इसीलिए ये सब पार हो जाती है। और ये सब फिर इस रास्ते से बाहर निकल के जाती है, फिर चला जाता है सीरा में। सीरा में जाने के बाद फिर किडनी से बाहर निकलती है सीरा से, फिर वो पूरे शरीर वो जाती है, हृदय में जाती है पूरे शरीर से, फिर वही क्रिया होती रहती है, ठीक है, ऐसे होते रहती है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये जब आ रहा था तो यहाँ पे क्योंकि बहुत प्रेशर से आ रहा है, और यहाँ पे बहुत प्रेशर से कम जा रहा है, क्योंकि ये नसें पतली है और ये नसें मोटी है, इसलिए बहुत तेज़ से आ रहा है। और यहाँ पे बहुत कम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो भीड़ हो जा रहा है, तो भीड़ हो जा रहा है तो जगह एक ही को मिल रहा है, इसका कहाँ जगह मिल रहा है, तो इधर छना आ जाएगा, इधर छन्नी होता है ना, नीचे क्या सब टपक जाएगा, जो भी गिरने वाला रहेगा वो सब नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो गिरता है उससे बोलते हैं हाई, है ना, हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे बोलते हैं हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी क्योंकि ये उच्च दाब पर होता है, क्या तो उच्च प्रेशर पे होती है, उच्च प्रेशर, है ना, उच्च प्रेशर पे, यानी उच्च प्रेशर पे होती है, इससे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे बोलते हैं उच्च जब प्रेशर पे होती है तो इससे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे बोलते हैं कि इधर से रक्त आ रही है और इधर से रक्त बाहर निकल ही नहीं रही है, और ये नस से बहुत घुमावदार है, जब घुमावदार नस होती है तो इसमें से क्योंकि बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि बहुत दूर जाएगी तब तक इधर छना जाएगा, है ना, छनाने के बाद गिर जाएगी, और यहाँ पे आ भी रही है, बहुत आ रही है ना, बहुत, क्योंकि इधर से हृदय टेल रहा है ना, जाओ रे इधर टेल रहा है, यहाँ पे आएगी तो वो बहुत उच्च दाब पर छनाता है, इसीलिए बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं, है ना,
नि है ना, प्रानिअसन प्रानिअस्यंदन नि प्रानिअस्यंदन है ना, प्रानिअस्यंदन प्रा है ना निअस है ना, प्रानिअस्यंदन है ना, प्रानिअस्यंदन होता है ना। यहाँ पे क्या होती है, बोलते हैं अल्ट्राफिटेशन होता है ना, प्रानिस्यंदन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे छना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे छनाने के बाद क्या छना गया, तो यहाँ पे छना गया है ना, कुछ ग्लूकोज छना गया, कुछ प्लाज्मा छना गया, कुछ लवण छना गया, कुछ प्रोटीन छना गया है ना, ये सब छना जाता है। अब नीचे जो आता है वो आता है जल आता है ना, क्या आता है, जल। तो इसमें दूसरा जो एक और होता है वो होती है ट्यूबर है ना, ऑब्जर्वेशन है ना, इसे बोलते हैं ना ट्यूबुलर है ना, ट्यूबुलर पुनर्शोषण ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। अब देखो क्या होता है, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में होती है, क्योंकि छनाने के बाद क्या छनाया, यूरिया छना गया, यूरिया आगे नीचे आ गया, किस में आ गया, तो ये आ गया है ना कुंडलित नलिका में आ गया, यानी यूरिया आ गया, यूरिक अम्ल आ गया है ना, यूरिक अम्ल आ गया, और क्या आ गया, और आ गया जल कुछ इसके साथ और आता है, ग्लूकोज भी कुछ आता है ना, ग्लूकोज कुछ आ जाता है, सोडियम भी आता है ना, और पोटेशियम भी नीचे आ जाती है, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होती है। वो मच्छरदानी में नहीं छनाया, अब वो आगे नीचे गिर गया। जब नीचे गिर जाता है तो हमारे शरीर को ज़रूरत है ग्लूकोज, यानी यही ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है, कहता ऊर्जा देता है। उसके बाद सोडियम हमारे शरीर को, ब्रेन को क्या देता है, ये सिग्नल देता है। सिग्नल कहने की मतलब ये सूचना देता है ना, ये सूचना एक खबरी लाल है ना, ये सूचना देता है हमारे शरीर को जाके कि भाई यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई इधर चिकोटी काटा है ना, चिकोटी काटा, तो ये जाके कौन बता दिया, ये सिग्नल या सोडियम यहाँ से, क्योंकि यहाँ तंत्रिका तंत्र है, इसको बताया अरे सोडियम इसको जाकर दे दो, इसको बता दो ब्रेन को कि यहाँ पे कोई चिकोटी कट रहा है ना। जैसे मान चिट्ठी सट गया, अपना काम कर रहे हैं है ना, चिट्ठी इधर कट दिया है, तो उसको बताया अरे यहाँ पे कोई चिट्ठी कट दिया है ना, इसको जैसे हटाओ, तो ब्रेन देगा, ये हाथ के आदेश देगा कि यहाँ पे चिट्ठी है, इसको हटा दो, तो उसको हम फिर देखते हैं, फिर उसको हटा देते हैं, अरे हट है ना, ऐसे करते हैं। तो सोडियम जो है वो देता है। ये जो पोटेशियम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर में काम देता है ना, हमारे ब्लड को संतुलन, ब्लड यानी रक्त को संतुलन करने में वो काम देता है, ठीक है। बाकी जल हमारे शरीर को बहुत जरूरी है ना, ग्लूकोज ऊर्जा देता है। बाकी यूरिया और यूरिक अम्ल ये सब हमारे शरीर को नुकसानदायक है, इस सब को हटा देता है। तो यहाँ पे यानी पुनर्अवशोषण, एक बार तो अवशोषण हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से नहीं छनाया, इसीलिए इसे पुनर्अवशोषण, दोबारा छन्नी लगाया गया है ना, दोबारा यहाँ पे छाना गया। अब ये जो है कुंडलित नलिका को बोलते हैं, क्योंकि ये है पास में, किसका पास में, तो बोमैन संपुट के पास में, ये जो कुंडलित है इसे बोमैन संपुट के पास में है, इससे बोलते हैं समीपस्थ, क्या बोलते हैं, समीपस्थ नलिका, यानी इसे बोलते हैं समीपस्थ नलिका। एक क्या है, समीपस्थ नलिका है, ठीक है, समीपस्थ नलिका है। अब समीपस्थ नलिका में, क्योंकि ये देखो इस समीपस्थ, इसकी जो दीवारें ऐसे दीवारें है ना, यहाँ पे होती है केशिका, रक्त केशिका होती है, रक्त देखो यहाँ पे होती है रक्त केशिका होती है, रक्त है ना, यानी ब्लड कैपिलरी होती है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरी क्या होती है, क्योंकि देखो हमारी जैसे आँखें आप देख सकते हैं, अपनी आँख में देख सकते हैं, ये आँखें में जो नसें दिखाई देती है ये ब्लड कैपिलरी है ना, ये केशिका होती है ना। तो यही केशिका क्या करता है, क्योंकि जो भी चीज़ बाकी जो हमारे शरीर में क्या बच गया, ग्लूकोज आ गया, इधर नीचे छन गया है ना, सोडियम आ गया है ना, पोटेशियम आ गया, ये सब जो आती है, अब यहाँ से इसको खींच रहा है, अरे उधर कहाँ जा रहा है, इधर तो नहीं, इधर काम नहीं रहे, चल इधर है ना, तो उसको यहाँ से पकड़ लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करने के बाद इसको फिर बैठा देता है सीरा में डालने के बाद फिर जाएगा हृदय में जाएगा, फिर वो ब्लड में घूमना शुरू कर देता है ना। लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ से नहीं छानता है ना, कुछ चीज़ों को और नहीं छानता है, तो फिर और भी नीचे चल जाता है। जब और नीचे जाता है तो वो तीसरा में जाता है ना, तीसरा क्या होती है, इसे बोलते हैं ट्यूबुलर है ना,
क्या इसे बोलते हैं, स्रवन, है ना, ट्यूबुलर स्रवन, ठीक है, यानी इसे बोलते हैं ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर है ना सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन यानी ट्यूबुलर स्रवन। ट्यूबुलर स्रवन में क्या होती है, अब यहाँ से क्या होती है, जब जो हानिकारक पदार्थ, अब ये क्योंकि यहाँ पे रक्त तो इधर निकल गया, रक्त जो होता है वो इधर निकल गया, रक्त इधर नहीं आती है, क्योंकि रक्त में होती है प्लाज्मा होती है, प्रोटीन होती है ना, ये सब इधर निकल जाते हैं। बाकी जो हानिकारक वस्तु होती है वो आ जाती है नीचे। अब इसमें से और भी जो हमारे शरीर में लाभदायक था उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, किसके सहारे, तो रक्त केशिका के सहारे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं, है ना, पुनर्अवशोषण इसे बोलते हैं कि दोबारा अवशोषण इसे किया गया है। फिर यहाँ पे भी नहीं जब छनता है कुछ नहीं, जब कुछ और जैसे ढीठ कोई और होता है, ढीठ होता है तो उसको और आ जाती है, तब इसके बाद आता है हेनले का चाप में आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, हेनले का चाप होता है। हेनले का चाप में आने के बाद यहाँ से देखो आइए, हेनले का चाप ये पतला है, ये है ना, इधर से देखो पतला है, तो हेनले का चाप जब नीचे उतरता है इसे बोलते हैं अवरोही चाप। क्या है, हेनले का अवरोही चाप। फिर यहाँ से रक्त आती है तो यहाँ से भी क्या अवशोषण कर लिया जाता है, उसे, है ना, उसे क्या कर लिया, उसे अवशोषण कर लिया जाता है। जब उसे अवशोषण कर लिया जाएगा, ठीक है, अवशोषण करने के बाद फिर उसे रक्त में बैठा देते हैं, क्योंकि हमको रक्त में चाहिए, है ना, तो फिर उसे यहाँ पे क्या छनता है, यहाँ पे छनता है लवण। देखो क्योंकि लवण, देखो यहाँ पे भी कुछ लवण आता था, है ना, लवण जो था, लवण बड़ी ढीठ था, यहाँ पे भी लवण आता है ना, लवण बहुत ढीठ था, है ना, तो लवण आ जाता है लास्ट तक, है ना, तो लवण यहाँ से छन जाता है। फिर इसको फिर क्योंकि लवण हमारे शरीर का बहुत, क्योंकि सोडियम जो होती है हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत होती है ना, तो यहाँ पे छन जाता है। बाकी जो लवण जो बचता है उसको निकाल देता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है ना। यहाँ पे फिर क्या निकलता है, यूरिया। फिर इसको क्या क्या, अब चल जाओ, अब इसमें कुछ नहीं है, सब छना गया, पूरे तरह से चल जाता है। जैसे देखते हैं कितारी, गन्ने का जो रस जो बनाता है, जो बनाने वाला जो आदमी होता है, वो गन्ना को एकदम बिल्कुल पूरा निचोड़ लेता है, उसमें एक भी नहीं छोड़ता है। पहले एक बार उस मशीन में डाला, कुछ रस बाहर आया, फिर उसे ना पूरा मोड़ के फिर डालेगा, फिर कुछ रस बाहर निकला, और इस बार और एकदम मोड़ेगा, है ना, पूरा मोड़ेगा, फिर डालेगा, एकदम उसको नस से नस उसको दूध देता है ना, उसका पूरा नस से नस निकाल देता है रस, है ना। उसी तरह से किडनी भी यानी नेफ्रॉन यहाँ पे करता है, रक्त में एक भी चीज़, हानिकारक चीज़ को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी कोई आदमी क्या कर लेता है कि वो खा लेता है, दवाई खाता है। जैसे मान लीजिए किसी का बुखार लग गया, है ना, कोई गुस्सा में कोई जहर खा लेता है ना, पॉइजन कोई खा लेता है, तो क्योंकि रक्त के पास, किडनी के पास रोज़ आ रहा था, क्या आ रहा था, जल था आ रहा था, यूरिया उसके पास था, यूरिक अम्ल रोज उसके आ रहा था उसके पास, है ना, ग्लूकोज आ रहा था, प्लाज्मा आ रहा था, लवण आता था, प्रोटीन आ रहा था। किसी दिन दवा आ जाता है, क्या था, दवा जैसे हम लोग दवा का, जैसे बुखार किसी को लग गया, अब बुखार तो रोज़ तो लगता है नहीं, है ना, एक्सीडेंट हो गया, या तो किसी का, है ना, किस तरह कुछ और दर्द वगैरह हो गया, उसके लिए दवा खा लिया। अब दवा खाता है तो दवा तो भाई कोई रोज़ तो खाता ही नहीं है ना, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वो रोज़ खाते हैं, ठीक है, लेकिन दवा हमारे शरीर में रोज़ तो खाते नहीं हैं। अब किसी दिन क्योंकि किडनी को इसको से पहचान हो गया था, किरा से, जल से, ये सब चीज़ों से पहचान इसको बहुत अच्छी तरह से हो गया था। अब किसी दिन आता है, एक नया आदमी आता है हमारे शरीर में एक नया मेहमान आता है, दवा। जैसे ही दवा आएगा तो कहे कि अरे भाई इज्जत को, क्योंकि जैसे दवा खाएं तो हमारे पेट में गया, पेट में से वहाँ बिलाई है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक, है ना, तरल पदार्थ के रूप में हो जाती है, क्योंकि हम लोग कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल खाने के बाद हो जाएगी, है ना, वो पानी में घुलाने के बाद जाती है, वो पूरी तरह से वो द्रव बन जाती है। तो उससे ऑब्जर्व कर लिया था, जो उसमें हमारे शरीर को जो चाहिए वो चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है बिलाई, और उसको डाल देता है रक्त में। अब रक्त हमारे शरीर में हर जगह जाएगी। अब दवा खाए हैं कि हमारे यहाँ पे जख्म हो गया था, है ना, मान लो कहीं पे जख्म हो गया था, इस कोशिका को ठीक करने वाला क्या है, ये दवा है। अब यहाँ पे जख्म है, तो अब यहाँ से तो गया है, कहाँ पे गया, रक्त में चला गया। अब रक्त से घूमते हुए चला गया फेफड़ा में, हृदय में चला गया, हृदय से जब प्रेशर मारेगा तो फिर आती है, पूरे घूम घाम के आती है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको जितना चाहिए रक्त, दवा चाहिए, अभी मिल गया, ठीक है, मिल गया। अब और भी कुछ वापस फिर चला जाएगा, फिर उसी रक्त में दवा है। जब दवा जैसे ही आती है किडनी में, नेफ्रॉन में आता है, तब एक दिखा जाता है, एक नया मेहमान दिखा जाता है। जब इसको नया मेहमान देखा जाता है तो कहते हैं अरे भाई तू इधर कहाँ से रे, थोड़ा इधर कौन कम था, है ना, तू इधर किस लिए आया है।
चलो बाहर चलो, है ना। तो ये किडनी जो है ना ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे शरीर में जो नया जो चीज़ आता है उसको बिल्कुल बिना पूछे उसको बाहर निकाल देता है। तो दवा को क्या कहते हैं, बिना पूछे बाहर निकाल देता है। तो दवा जब हम लोग खाते हैं तो आप देखो कभी कभी जो व्यक्ति दवा खाता है उसका पेशाब बहुत ज़्यादा लगता है, और उसका पेशाब जो होता है वो एकदम पीला होता है ना, पीला होता है और पेशाब भी उससे बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी दिन जहर खा लिया, क्या कह लिया, जहर खा लिया यानी पॉइजन खा लिया, तो क्योंकि उसके भी शरीर में एक नया मेहमान आ गया। अब नया मेहमान आ गया तो ये तो भाई नया मेहमान को इज्जत देता है नहीं, ये सीधे बाहर निकल देता है, अरे घर से चलो बाहर निकलो, तुमको यहाँ कोई काम है नहीं, तो सीधे घर से बाहर निकल देता है अगर इसके पास आ गया तो। ठीक है ना। तो किडनी जहर हो गया यानी पॉइजन हो गया, दवा को ये सब बाहर निकाल देता है। ठीक है। चलो यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया, समझे। अब यहाँ तक जो किडनी का काम था वो खत्म हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही रक्त जो हानिकारक जो वस्तु था वो आ गया हिलने का, अब अधिरोहित चाप से ऊपर चढ़ता है, फिर आती है इस नस में। इस नस को बोलते हैं दूरस्थ, क्योंकि देखो ये है वोमेन संपुट से, ये है दूर है वोमेन संपुट से। ये जो नली था ये तो भीरू था, नज़दीक था, इसीलिए बोलते हैं इसे समीपस्थ बोलते हैं। और ये जो नली था यानी ये नली आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नली ये है दूर है, इसलिए बोलते हैं दूरस्थ नली। ठीक है, दूरस्थ नली। अब उसके बाद फिर दूरस्थ नली से होते हुए जो हानिकारक जो वस्तु था यानी अब यहाँ से यूरिया बन गया, यानी मूत्र अब यहाँ से बन, क्योंकि अब यहाँ से जितनी जो चीज़ें था हमारे शरीर को लाभदायक वो सभी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। बाकी जो बच जाता है वो पानी बच जाता है और बच जाता है यूरिया था, यूरिक अम्ल था, है ना, वो सब चीज़ बच जाता है। सोडियम है ना, हर सोडियम क्लोराइड बच जाता है, कुछ नमक की मात्रा मेरे मूत्र में होता है। ठीक है। तो वो आती है इस जगह पे। अब ये जो नसें है इसे बोलते हैं संग्राहक नलिका, क्योंकि देखो ये क्या है, संग्राहक, ये जो नली है संग्राहक, देखो ये भी संग्राहक नलिका है, संग्राहक नलिका ये भी है। यानी ऐसे ऐसे क्यों, कितनी ऐसे नेफ्रॉन है, तो इस तरह से नेफ्रॉन है 1 मिलियन है, क्या है, यानी 10 लाख ऐसी है। ठीक है ना। तो ये सभी आके संग्राहक नलिका में आके मिलती है। इसका एगो इसका काम है, अब ऐसे ऐसे 10 लाख है तो वो कितना रक्त को छानता होगा, है कि नहीं, दिन भर अपना काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिर इस रास्ते से होते हुए ये मूत्रवाहिनी में चली जाती है। मूत्रवाहिनी में जाके फिर जाते हैं ना मूत्राशय में जाएगा और वहाँ पे स्टोर रहता है। जब मूत्राशय हम भर जाती है तो हम लोग का महसूस होता है ना पेशाब की, तो हम लोग उसे बाहर निकालते हैं, समय समय पर हम उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समझे, ये सब हो जाती है। ये सब हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में अगर ब्रिक नहीं रहती, अगर ब्रिक नहीं रहेगी तो क्या बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी यूरिया और यूरिक अम्ल बढ़ जाएगी। और यूरिया और यूरिक अम्ल अगर हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाएगी तो फिर वापस अमोनिया में चेंज होते हैं। किसमें, वो वापस फिर अमोनिया में चेंज हो जाएगी और वो यही अमोनिया नशे को फाड़ देगा, क्योंकि नशे में रक्त दौड़ती है, इस नशे को जला देगा, फाड़ देगा। और नशे को जला देगा, फाड़ देगा, हो सकता है कि वो हृदय घात भी हो सकता है ना। अगर नशे को ये जो चीज़ खराब होती है, ये सब चीज़ अगर बढ़ जाएगी तो उस मृत्यु की, उस बॉडी का डेथ हो जाएगी, है ना, उस बॉडी मर सकती है ना। तो जिसमें अगर किसी व्यक्ति में ये सब खराब होती है, सिस्टम कभी कभी जैसे चोट लग गया, है ना, कभी किसी का मधुमेह, किसी रोग, किसी बीमारी के कारण किडनी खराब होती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि शराब पीने की वजह से भी किडनी खराब होती है। क्यों, क्योंकि किडनी में होती है, अल्कोहल में होती है ना, एथिलीन, क्या होती है, एथिलीन अल्कोहल होती है ना, इथाइल अल्कोहल होती है, इथाइल अल्कोहल होती है, बहुत खराब होती है। ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल देखो जो नेचुरली जो बनता है वो इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन इथाइल अल्कोहल जो रोज जो पीने वाला आदमी है वो है इथाइल अल्कोहल पीता है। लेकिन कभी कभी देखो जैसे कोई आदमी जो बनाता, अब तो भाई बना के वो PhD दो करके वो बना नहीं रहा है, जो शराब जो बनाता है वो PhD किया नहीं है, पढ़ा नहीं है, उसको पता नहीं है ना, तो वो बनाता है इथाइल अल्कोहल बनाता है कि ताकि लोग उसे पी सकें। लेकिन कभी कभी बनाता है मिथाइल बन जाता है, मिथाइल, है ना, मिथाइल अल्कोहल बन जाता है वो। अब मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मीथेन गैस एक जहरीली गैस होती है, मीथेन गैस जो होती है एक जहरीली गैस होती है। अब जैसे ही कोई आदमी पिएगा तो उसका कन्फर्म है, अगर मिथाइल अल्कोहल, अगर देखो इथाइल अल्कोहल पिएगा तो उसका कुछ किडनी नुकसान कर सकती है, क्योंकि किडनी के पास आएगा, किडनी के पास इतना क्षमता है नहीं, है कि नहीं, कि वो हर चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है, वो उसे जला देगा। ठीक है,
है ना, वो धीरे धीरे वो जल जाएगी। लेकिन अगर किसी दिन मिथाइल अल्कोहल पी लेता है तो ये बहुत ही खराब, क्योंकि जहरीली गैस होती है। अब जहरीली गैस होती है तो यकृत जो होती है ना, ये जहरीली गैस को कन्वर्ट करना चाहता है ना, अमोनिया यानी कन्वर्ट करना चाहता है अपनी लाभदायक शरीर में, कि हमको वही यूज हो सके, वो हमारे शरीर को बचा सके। कौन? यकृत यानी लीवर। लेकिन अगर उससे भी अगर खतरनाक होती है तो लीवरे को मार देता है। जैसे इथाइल अल्कोहल, जैसे अब मान ली इथाइल अल्कोहल कोई पीता है ना, तो कोई बोलता है ना कि उसका किडनी खराब, जिगर खराब होता है ना, यकृत खराब होता है। तो वो यकृत जो क्या करता है, उसे चेंज करता है कि उसे हम चेंज कर दे उस चीज़ को, लेकिन चेंज नहीं होता है। तो फिर आती है किसके पास? किडनी। अब किडनी क्या करता है, उसे सोचता है कि हम इसे बाहर निकाल दें, है ना, लेकिन इससे भी वो भारी पड़ जाता है। तो भारी पड़ता है तो किडनी भी खराब होती है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल एक ऐसी शराब होती है जिससे वो उस व्यक्ति की बिल्कुल ही डेथ हो जाती है। अगर उस व्यक्ति की डेथ नहीं हुआ तो उसकी आँख, कान, कोई भी सेंस ऑर्गन खत्म हो जाएगी, है ना, बिल्कुल वो खत्म हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति अगर नहीं मरा है तो कंफर्म है कि उसकी आँख, कान यानी कोई भी बॉडी का सेंस एक खराब हो जाएगी, है कि नहीं, खराब हो सकती है, निश्चित होती है। अगर मर गया तो ठीक है, नहीं तो खराब हो गया तो भाई और दिक्कत है कि नहीं। चलो अब देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में ये सब चीज़, ठीक है, अगर हमारे शरीर में ये सब हट गया, ठीक है ना, ये नहीं मतलब किडनी खराब अगर होती है तो हम लोग भाई कैसे जिंदा रख सकते हैं? पहले के ज़माने के लोग के ऐसे, पहले के लोगों के पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो अब बहुत कुछ ऐसा आ गया है जाके हम लोग के पास अगर किडनी अगर नहीं होती है तो, है ना, डॉक्टर के सलाह से यानी डायलिसिस करवा के हम लोग उसे ज़िंदा रख सकते हैं। यानी मेनली देखो किडनी का काम है कि इसे साफ़ सफाई करना, रक्त को साफ़ करना। अगर आप रक्त को एक दिन में, एक महीना में एक बार साफ़ करते हैं तो आप एक महीना अच्छे से चल सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग के पास अच्छी किडनी अभी है, बहुत अच्छा है, तो रोज़ सफाई हो रहा है ना, रोज़ हमेशा 24 घंटों में हमेशा सफाई हो रहा है, तो और भी सही है कि नहीं। अगर किसी के पास दोनों है ही नहीं है तो एक महीना में एक बार सफ़ा हो जाता तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कोई घर में कोई व्यक्ति भाई है, अब हम लोग कोई घर में जो रह रहा है रोज़, उसको रोज़ साफ़ कर रहा है तो बहुत अच्छा है ना। अगर उस घर में कोई है ही नहीं है, अगर उस घर को एक महीना एक बार भी सफ़ा हो रहा है तो भले कुछ हो रहा है। अगर कोई साल भर बाद आएगा तब वो साल भर एक बार साफ़ करेगी, है ना। लेकिन अगर एक महीना में एक बार साफ़ हो रहा था तो अच्छा हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से अगर हमारे शरीर में किडनी नहीं रहेगी, सबसे पहले देख लेते हैं कि यकृत यानी मूत्र, है ना, मूत्र में क्या क्या होता है। तो पेशाब में जो होता है ना, मूत्र में होती है, वो होती है 96% होती है जल। क्या होती है? 96% होती है जल होता है, 96% जल होता है। बाकी इसमें 4% जो होती है ना, यानी 2% होती है, वो होती है यूरिया। क्या होता है? यूरिया होती है ना। बाकी जो 2% बचा वो इसमें होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होती है ना, नमक की मात्रा होती है पेशाब में। और इसमें होती है ना, अन्य पदार्थ भी होती है ना, अन्य पदार्थ भी होती है, जैसे इत्यादि भी कर सकते हैं, इत्यादि भी से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती है। ये 2% होती है, यानी कितने हो गया? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। जल सबसे यानी पानी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो यह होती है यूरिया। इसमें एक और होती है यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल होती है ना। यूरिक अम्ल जो होता है हम लोग के शरीर में ये रोज कम से कम तो यानी 1.5 ग्राम से, है ना, 1.5 ग्राम से 2 ग्राम, 1.5 ग्राम से 2 ग्राम बनता है। हम लोग के शरीर में ये रोज़ कम से कम तो 30 ग्राम बनता है। कितना बनता है? 30 ग्राम ये बनता है। लेकिन यूरिक अम्ल जो होती है ये हम लोग के शरीर में 1.5 ग्राम से 2 ग्राम बनता है। यूरिक अम्ल के कारण ही, यूरिक अम्ल जो होता है ना, वो होता है पीला रंग होता है। कैसा होती है? पीला होता है। और ये जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण पीला। यूरिक अम्ल जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। अरे बहुत गर्मी है यार। कैसा होता है? यूरिक अम्ल जो होती है ना, पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इसी तरह से हम लोग का दिखाया जाता है कि यूरिया, क्योंकि यूरिया में यानी मूत्र में जो होती है ये होती है क्या? यूरिया, यूरिक अम्ल होती है। इसी के कारण मूत्र जो होता है वो पीला दिखाया जाता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। लेकिन लैट्रिन जो पीला जो दिखाया जाता है वो होता है बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन के कारण लैट्रिन का रंग पीला दिखाया जाता है। मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला दिखाया जाता है, ठीक है। चलो
ये होती है यूरिया, यूरिया में ही मूत्र में होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर में अगर ब्रिक ना रहे तो ब्रिक किसी कारण खराब हो गया है ना, किडनी चोट लग गया यहाँ पे तो खराब हो गया, कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है तो खराब हो गया, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी भी अक्सर भी किडनी खराब अच्छा काम नहीं कर पाता है ना, बहुत खराब। अगर किसी का रक्तचाप अगर होते यानी हृदय यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, हृदयाघात भी जो होती है उस समय भी किडनी खराब होती है। तो जब किडनी खराब होती है तब एक बाहरी जो मानव निर्मित जिसे कृत्रिम बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल है, क्या है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है ना, कृत्रिम है ना, कृत्रिम या मानव निर्मित है ना, मानव निर्मित एक अंग है जिसे बोलते हैं है ना हीमोडायलिसिस हीमोडायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस से बोलते हैं, हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल जिससे लोगों ने बनाया है। अब किडनी जो होता है वो तो भाई भगवान ने बना के प्रकृति ने बना के दिया है, लेकिन लोगों ने बनाया है उसे बोलते हैं कृत्रिम बोलते हैं, मानव निर्मित बोलते हैं। और वो क्या है, वो हीमोडायलिसिस बोलते हैं, क्योंकि रक्त को छानना बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। जब रक्त छानता है उसे बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो समझ गए। अब ये क्या होती है, हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल होते हैं। ये जो होता है एक मशीन होती है, जैसे मान लो ये हाथ है, ये देखो हाथ है, क्या हुआ 3 4 है ना, और एक 5, ये है हाथ है। ठीक है, और हाथ में हो गया, यहाँ से नसें आती है, 2 नस है ना, क्योंकि हमारे हाथ में नसें है, यहाँ पे देखो नसें मिलती है, आपको बहुत सारी नसें मिलेगी। तो नसें, यहाँ से एक पाइप निकाला है ना, एक सुई यहाँ से लगाया, सुई निकाल दिया। अब ये क्या करता है, ये रक्त को छानता है, रक्त को साफ़ करता है। 1 महीना में अगर एक व्यक्ति जिसका खराब हो गया किडनी, 1 महीना में एक बार अगर रक्त को साफ़ कर लेते हैं तो वो व्यक्ति 1 महीना में बहुत अच्छे से वो जी सकता है, वो चल सकता है। फिर उसको अगले महीना साफ़ कराना पड़ेगा, यानी हर 1 महीना में एक बार कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये लगाया रहता है, दाब मापी से बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दाब मापी है ना, दाब मापी यानी डायलिसिस, यानी क्या था डायलिसिस दिख रहे हैं है ना, दाब मापी है। दाब मापी से रक्त आगे बढ़ता है। ठीक है ना, दाब मापी से जब रक्त आगे बढ़ती है तो यहाँ पे लगा दिया जाता है एक है ना, यहाँ पे लगा दिया जाता है एक पंपिंग करता है, यानी इसको आगे बढ़ाता है। क्या करता है, इसको आगे बढ़ाता है, क्योंकि आगे प्रेशर से आगे फेंकेगा। जब प्रेशर से आगे यहाँ पे फेंक देता है तो ये यहाँ पे लगा दिया जाता है ना, यहाँ पे पंपिंग करता है। क्या करता है, पंप। इसको जब यहाँ पे देख लिया जाता है कि भाई रक्त कितना है, कितना यहाँ पे रक्त है, मतलब कितना डिग्री पे रक्त है, गर्म है। ठीक है ना, यहाँ पे दिखाता है कितना इसको प्रेशर से आ रहा है ना, ये सब देख लेता है, कितना प्रेशर से आ रहा है, कितना डिग्री पे रक्त गर्म है, ये सब देख लेता है। तो वहाँ से फिर पंप करेगा, यानी उसको स्पीड में फेंकेगा है ना। जब स्पीड में फेंकता है तो रक्त को क्या करता है, फिर वहाँ पर कुछ ठंडा कर लेता है ना। आगे फिर वो नसों की वो रक्त को आगे ले जाएगा, नस से होकर है ना, इस तार के सहारे से, तार मतलब पाइप के सहारे से आगे ले जाएगा और यहाँ पे ठंडा कर लेता है। इसे क्या करता है, ठंडा। इसे बोलते हैं है ना, नियंत्रण ऐसे करके है ना, नियंत्रण होता है। यहाँ पे ठंडा किया जाता है, नियंत्रण संयोजन। यहाँ पे क्या करता है, रक्त को 0 डिग्री पर ठंडा करता है। 0 डिग्री पर यहाँ पे रक्त को ठंडा करता है, 0 डिग्री तक। हमारी रक्त जो होती है वो होती है कितनी, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है, लेकिन ये होती है 37 डिग्री सेल्सियस में होती है ना। लमसम 37 डिग्री सेल्सियस में हमारे रक्त को, माने हमारे शरीर को इतनी रक्त चाहिए, इतनी गर्म होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है ना, आपको बुखार लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त को ठंडा कर दिया जाता है, 0 डिग्री पे कर दिया जाता है। ठीक है, अब रक्त को ठंडा करने के बाद आगे बढ़ाता है, तो आगे बढ़ाने के बाद एक मशीन में डाला जाता है जिससे बोलते हैं डायलाइजर। एक यहाँ पे पंपिंग सेट होती है ना, एक बहुत बड़े बॉक्स होती है, इससे बोलते हैं डायलाइजर, क्योंकि इसमें काम होती है। इसे बोलते हैं डायलाइजर है ना, डायलाइजर
जर, यहाँ पे इसी में काम होती है, इसी में जब आएगा रक्त तो छनता है। डायलाइजर होती है, डायलाइजर में एक है ना एक मांसल रचना होती है ना, उसमें रक्त को क्या कहते हैं, छाना जाता है। छानने के बाद रक्त को आगे ले जाएगा, फिर इसको देखेगा भाई यानी कितने डिग्री पर ये गर्म है, कितने डिग्री पर ये मतलब है, तो उसको फिर यहाँ पे नापेगा ना, यानी यहाँ पे एक दाब मापी लगा रहता है ना, दाब मापी रहता है। दाब मापी के बाद फिर आगे लेके जाएगा उसको, फिर जिस ना में शरीर को चाहिए यानी 37 डिग्री पर, शरीर को चाहिए 37 डिग्री पर गर्म चाहिए है ना, इतना पे इसको करेगा, गर्म करेगा, फिर वापस उसको बैठा देगा, किसमें, सीरा में बैठा देगा, यानी इसमें सीरा में डाल देगा। तो ये सब होती है रक्त को साफ करने की प्रक्रिया होती है, यानी इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस बोलते हैं, है ना, इसी क्या बोलते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस मतलब होता है रक्त को साफ करना। तो अगर मानव द्वारा रक्त को किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उससे बोलते हैं कृत्रिम बोलते हैं, है ना, मानव द्वारा किसी चीज़ को बनाया था उससे बोलते हैं कृत्रिम बोलते हैं, यानी कि है ना मानव निर्मित ये है ना, मानव निर्मित में यानी ये क्या है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, ये क्या है, किडनी के रूप में एक काम करता है। तो ये होती है मानव में, है ना, यानी आदमियों में ये सब काम होते रहता है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ से पेड़ पौधों में, समझे, चलो इसको ले लो। अब पेड़ पौधों में, है ना, अब देखो पेड़ पौधों में कोई विशेष रूप से होता नहीं है, बहुत छोटी चीज़ों पे होती है, क्योंकि पेड़ पौधों में ऐसा कोई चीज़ जैसे ब्लड उसमें नहीं है, पेड़ पौधों में ब्लड नहीं होता है, ब्लड नहीं होने की वजह से उसमें कोई विशेष रूप से कोई रचना होती नहीं है, कि उसमें नसें हैं, उसमें किडनी है, उसमें फेफड़ा, ऐसा कुछ नहीं होती है ना, इसीलिए उसे बहुत मैंने कुछ नहीं होती है। तो उसमें क्या होती है, पेड़ पौधों में जो होती है, यानी पौधों में, चलो पेड़ है ना, पेड़ पौधों है ना, पेड़ पौधों में क्या होती है, क्या बनता है, जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है वो बनता है टैनिन बनता है, फिर बनता है गोंद बनता है, फिर बनता है रेनिन, है ना, और बनता है दूधिया, इसे बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं, लेटेक्स। जो पेड़ पौधे होती है उसमें भी उत्सर्जी पदार्थों के लिए कोई विशेष तरह के कुछ होता नहीं है ना, लेकिन उसमें भी उत्सर्जी पदार्थ बनता है, क्या बनता है, जैसे टैनिन बनता है ना, गोंद बनता है, जैसे बबूल का पेड़ हो गया, है ना, और भी कुछ हो गया, उसमें से गोंद निकलता है, बहुत सारे पेड़ देखे उसमें गोंद निकलता है, फिर रेनिन निकलता है, ये भी दूधिया टाइप का होता है, ये भी देखो दूधिया, जैसे आप पपीता का अगर पेड़ को जब मारिएगा ना तो उसमें दूध निकलेगा, है ना, तो वो सब उत्सर्जी पदार्थ होती है पेड़ पौधों में, ठीक है। अब इसमें कोई विशेष तरह का कोई होता नहीं है, लेकिन टैनिन जो होता है ना, ये छाल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, छाल में, पेड़ पौधों के छाल में पाया जाता है। गोंद और रेजिन जो है ये पाया जाता है जाइलम में, है ना, ये पाया जाता है जाइलम में। दूध पाया जाएगा आपको पत्ता में, या तो पाया जाता तना में, है ना, ये सब पाया जाता है ये पेड़ पौधों में, है ना। इससे भी पेड़ पौधे समय समय पर इसे बाहर निकालते रहते हैं, इसमें कोई विशेष तरह का कोई अंग होता नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र को समाप्त करते हैं, और अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्या था अगले क्लास में जो भी हो उसके आगे हम पढ़ेंगे। सो आज थैंक यू।